अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ गैस एक्सचेंज इन रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि स्किन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि उनके अंदर इंटरनल रेस्पिरेटरी सर्फेसिस होती हैं। जैसे कि उनके पास लंग्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है। वो उनकी बॉडी के अंदर होते हैं और उनके ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज होता है ताकि वाटर का लॉस ना हो, क्योंकि स्किन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज होगा तो उससे वाटर का लॉस हो सकता है क्योंकि स्किन ड्राई हो सकती है। लेकिन जो कि लंग्स बॉडी के अंदर होते हैं तो गैसेस का लॉस नहीं होगा। इनके अंदर भी लेरिंग्स मौजूद होती है, लेकिन इनके पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, जैसे कि हमने एम्फीबियंस में देखा था कि उनके पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन इनके पास वोकल कॉर्ड्स नहीं है। इसके अलावा इनके रेस्पिरेटरी पैसेजेस में कार्टिलेज भी शामिल होती है जो कि इनकी ट्रैकिया को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इनके जो लंग्स होते हैं वो उनके अंदर ना पार्टीशनिंग होती है। इसको हम इधर फिगर से देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास लिजर्ड के लंग इन्होंने दिखाए हुए हैं और उनके लंग्स के अंदर सेप्टा, छोटे छोटे सेप्टा यानी कि कंपार्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से इनका लंग जो है वो पार्टीशन हुआ है, ठीक है। और ये इनको आप कह सकते हो कि ये कंपार्टमेंट्स हैं या चैम्बर्स हैं, और ये छोटे छोटे चैम्बर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ चैम्बर्स इसके जो लंग्स में मौजूद है, इसकी वजह से ढेर सारा सरफेस एरिया मिलता है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज इजीली इसके अंदर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेप्टाइल में क्या मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन करने का। तो इनके अंदर नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म है जो कि लंग वेंटिलेशन करता है। तो सबसे पहले इनके अंदर जब इन्होंने अपने बॉडी के अंदर एयर को लेके आना है या इंस्पायरेशन करनी है, तो तब क्या होता है कि इनकी रिब्स जो है वो पोस्टीरियरली मूव करती हैं, यानी कि उठती है थोड़ी सी ऊपर की तरफ, ठीक है। जिसकी वजह से बॉडी वॉल एक्सपैंड कर जाती है और जो लंग्स के ऊपर रिब्स का प्रेशर था वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर लंग्स में क्रिएट हो जाता है और एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ लंग्स में एंटर हो जाती है, ठीक है। और इस तरह ये हमारे पास इंस्पायरेशन का मेथड है। और उनके अंदर एक्सपायरेशन का जो मेथड है वो इस तरीके से है कि लंग्स जो है वो दोबारा से जो पहले फैल गए थे अब वो दोबारा से सिकुड़ जाएंगे, इलास्टिक रिकॉयल होगा, यानी कि लंग्स सिकुड़ जाएंगे अब। और ये क्यों होता है? क्योंकि रिब्स जो होती हैं वो फॉरवर्ड मूव करती हैं, यानी कि वो हाँ अंदर की तरफ मूव करती हैं। इसमें फॉरवर्ड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे रिब्स जो है हमारे अंदर की तरफ जाती हैं जब, तो उसको आप फॉरवर्ड बॉडी के हवाले से वो फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो वो रिब्स जब फॉरवर्ड मूव करेंगी तो उसकी बॉडी वॉल का जो साइज है वो कम हो जाएगा, बॉडी वॉल में जो स्पेस है वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से लंग्स जो होंगे वो कंप्रेस होंगी और एयर जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेल हो। अब टर्टल्स के अंदर तो रिब्स होती हैं उनकी बॉडी वॉल के साथ जुड़ी होती हैं, यानी कि शेल के साथ उनकी जुड़े हुई होती हैं, और शेल की मूवमेंट जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती, तो लिहाजा उसमें रिब्स के ज़रिए से जो है ब्रीदिंग नहीं हो सकती। तो फिर टर्टल किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं? सबसे पहले हम उनके अंदर एक्सहेलेशन देखते हैं। तो हम यहाँ से पिक्चर से इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर टर्टल्स में एक्सहेलेशन हो रही है। ऊपर वाली पिक्चर में एक्सहेलेशन दिखाई है ये इन्होंने। तो इसमें क्या होता है कि मसल्स, ये भी मसल है, एक ये मसल है, एक ये मसल और ये मसल, ये मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो विसरल कैविटी है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से लंग्स जो होंगे वो इसके शेल के साथ कंप्रेस होंगे, जिसकी वजह से जो भी एयर लंग्स में होगी वो एक्सेल हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। और इनके अंदर इनहेलेशन किस तरीके से होती है कि मसल्स जो है कुछ और मसल्स जो है वो जब वो मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो फिर उनकी वजह से जब कुछ स्पेसिफिक मसल्स कंट्रैक्ट करेंगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो विसरल कैविटी होती है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है और लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं, उनमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है और एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ एंटर हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट गैसियस एक्सचेंज इन रेप्टाइल। अच्छा जी, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना उनको टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को फेस करना पड़ता है, जबकि एक्वाटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं पानी में टेम्परेचर की तब्दीली इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो रेप्टाइल्स के हवाले से अगर हम देखें तो उनको बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है जो कि लाइफ के साथ कंपैटिबल टेम्परेचर नहीं होता। तो टेम्परेचर रेगुलेशन उनको करनी पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहना है, पानी से बाहर रहना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जो रेप्टाइल्स होते हैं
वो आपको पता है ज़्यादातर रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड है, वो एक्सटर्नल हीट सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं थर्मो रेगुलेशन करने के लिए, इसलिए उनको एक्टोथर्म्स कहते हैं। उनकी बॉडी खुद हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन हमारे पास दो ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो अब खुद भी अपनी बॉडी की हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक है मॉनिटर लिजर्ड और दूसरा है ब्रूडिंग इंडियन पाइथन। तो ब्रूडिंग इंडियन पाइथन जो होता है ये अपने इसकी पिक्चर पहले हम देख लेते हैं। ये हमारे पास फीमेल इंडियन पाइथन है और इसने अपनी बॉडी को कॉयल की फॉर्म में लपेटा हुआ है अराउंड हर लेग, अराउंड हर एग्स। ठीक है, तो ये क्यों इसने लपेटा हुआ है? क्योंकि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से बढ़ा लेती है ताकि उसके एग्स की इंक्यूबेशन हो सके। ठीक है, और ये 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड अपनी बॉडी का टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ा देती है। यानी कि जितना भी टेम्परेचर अगर सपोज करें कि 25 है तो 25 से में थोड़ा आप ऐड कर लें 7.3, उतना ये बॉडी का टेम्परेचर अपना बढ़ा देती है ताकि मेटाबॉलिक हीट जो है वो इसके एग्स को मिले और इसके एग्स इंक्यूबेट होते हैं। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि -2 से 41 डिग्री की फ्लक्चुएशन को कुछ टर्टल्स बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ की एक्टिविटी को जारी रखने के लिए उन्हें एक नैरो रेंज में अपने बॉडी के टेम्परेचर को रखना होता है, दैट इज़ 25 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये जो टेम्परेचर है इस तक वो जिंदा रह सकते हैं, मगर वो अपनी नॉर्मल बॉडी की एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो 25 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज है, इस पे वो अपनी नॉर्मल बॉडी की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट कर सकते हैं। अगर ये मुमकिन ना हो कि उनको इतना टेम्परेचर मिल रहा हो तो फिर ये क्या करते हैं, अगर बाहर गर्मी है तो ये किसी न किसी रिट्रीट में चले जाते हैं, किसी जगह पे छुप जाते हैं जहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इस रेंज में आ जाए जो कि लाइफ के साथ कंपैटिबल हो। कुछ रेप्टाइल्स में थर्मोरेगुलेटरी एक्टिविटीज़ बिहेवियरल है, जैसे कि हमें लिजर्ड में ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो लिजर्ड होती है ना, जब उसको सर्दियाँ होती हैं तो उसने अपने बॉडी को वार्म करना होता है, तो वो अपनी बॉडी की ऐसे ओरिएंटेशन करती है कि उसकी बॉडी सन की रेस के राइट एंगल पर हो, और अमूमन वो ऐसी सरफेस के ऊपर बैठती है जो कि सन की तरफ जिसका झुकाव हो। ठीक है, और अपनी बॉडी को टाइटली गर्म सरफेस के साथ प्रेस करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट उस गर्म सरफेस से कंडक्शन के ज़रिए अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ले। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं कि देखिए ये हमारे पास एक लिजर्ड है जो कि एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर बैठी हुई है और सन रेज जो है वो इस तरफ से आ रही हैं। ये जो है परपेंडिकुलर इसने अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन की हुई है। इसके अलावा ये अपनी बॉडी को इस गर्म सरफेस के ऊपर ज़ोर से प्रेस करेगी ताकि कंडक्शन के ज़रिए से हीट इसकी बॉडी के अंदर चली जाए। जब लिजर्ड ने अपने आप को कूल करना होता है तो तब जिस तरह के गर्मियों में अपने आप को इसने ठंडा करना है, तो इस टाइम ये क्या करेगी कि ये अपनी बॉडी को सन की रेज के पैरेलली ओरिएंट करेगी। ठीक है, इसके अलावा ये शेड में जाएगी, बरो में जाएगी, या ये एरेक्ट पोस्चर एज्यूम कर लेगी जिसमें लेग्स जो एक्सटेंड कर दी जाती हैं और टेल को मोड़ दिया जाता है, आर्क कर दिया जाता है। इसकी पिक्चर आप यहाँ से देखें कि यहाँ पर ये एक है, इसने अपने टेल एक्स को एक्सटेंड किया हुआ और अपने टेल को इतना ज़्यादा आर्क नहीं किया हुआ मगर थोड़ा बहुत आर्क है, ताकि जो है कंडक्शन के ज़रिए से हीट जो है इसकी बॉडी में ना जाए किसी भी फॉर्म सरफेस से। और गर्म जब क्लाइमेट होता है तो रेप्टाइल्स दिन के टाइम नहीं निकलते बल्कि रात के टाइम बाहर निकलते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स भी होते हैं जिससे वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की एग्जांपल है पैंटिंग। ये तब होता है जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और अब एनिमल ये कोशिश करेगा कि वो अपनी बॉडी की हीट को कम करे। ठीक है, तो जब पैंटिंग होगी, जैसे कि डॉग्स में पैंटिंग होती है, इसी तरह ये भी पैंटिंग करेंगे जिसकी वजह से एवापोरेटिव कूलिंग होगी और इसका हीट का लॉस हो जाएगा और हीट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वैसे पैंटिंग बेसिकली क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है ना, ये गीला हो जाता है, मॉइस्चर उसमें आ जाता है और इसके तरीके से ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, माउथ अपना ओपन करते हैं जिसकी वजह से एवापोरेटिव कूलिंग हो जाती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत एवापोरेटिव कूलिंग जो होती है उनकी ड्राई स्किन के जरिए से भी होती है। मेरीन इग्वाना के बारे में इन्होंने बताया है, पहले मेरीन इग्वाना को हम देख लेते हैं। दिस इज मेरीन इग्वाना, और मेरीन इग्वानाज में जब उन्होंने अपनी बॉडी को वार्म अप करना होता है तो वो अपने ब्लड को स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी तरफ भेज देते हैं। यूजली जब वो सन में बैठ के बास्किंग कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पर वो अपने ब्लड को स्किन की तरफ भेज देते हैं ताकि वो
ब्लड जो है जो स्किन की तरफ जा रहा है वो जल्दी से वार्म अप हो जाए, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने ओशन में चले जाना होता है या गोता लगाना होता है ओशन में, तो उस टाइम पर वो अपने हार्ट का जो ब्लड फ्लो रेट होता है उसको स्लो कर देता है। इसके अलावा स्किन की तरफ जो ब्लड का सप्लाई है उसको भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब जाहिर बात है स्किन तक ब्लड नहीं जाएगा क्योंकि स्किन जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी पानी में, तो साथ ही साथ जब उसकी ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं होगा तो जो हीट है बॉडी की वो ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो कि डिस्पर्स हुए होते हैं, और इन क्रोमेटोफोर्स की वजह से इसकी बॉडी का कलर ज़रा डार्क होता है। और इस डार्कर कलर आपको पता है जितना ज़्यादा डार्क कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका मतलब है क्रोमेटोफोर्स जो है वो हीट के लेवल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब टेम्परेट रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पर सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती हैं, और वो रेप्टाइल्स अपने कोल्ड विंटर टेम्परेचर में सर्दी को ऐसे बर्दाश्त करते हैं कि वो एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। इसे टॉरपॉर कहते हैं। ये एक डॉर्मेंट या रेस्टिंग स्टेज है जिसमें एनिमल चला जाता है और उसके बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट भी उस टाइम पर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि टॉरपॉर के अंदर ये जिस तरह हाइबरनेशन होती है उसमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, इसमें कोई भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता। और अगर वो किसी ऐसी जगह पर छुपे हुए हैं टॉरपॉर के दौरान में जो ठंडी है या फिर वो ज़्यादा कोल्ड को एक्सपोज हो रही है, तो उस टाइम पर जो है उनकी डेथ भी हो सकती है क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। और रेप्टाइल्स में बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि वो इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं कि वो फ्रीज़ हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि आमतौर पे सोलिटरी होते हैं, जैसे कि स्नेक्स की एग्जांपल ले लें, तो वो जब सर्दियाँ आती हैं ना तो अपनी सर्दियाँ गुजारने के लिए वो एक कॉमन साइड पे चले जाते हैं कि ढेर सारे स्नेक्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और उसको हम कहते हैं हाइबरनैक्यूला, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप ढेर सारी लड़कियाँ जो है क्लास में सर्दियों में जब साथ साथ बैठी होती हैं तो उनको सर्दी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो एक्सपोज नहीं होता एयर को, जो सरफेस एरिया एक्सपोजर है टू द एटमॉस्फेयर वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जो है वार्मथ प्रोड्यूस होती है और बॉडी की हीट जो होती है वो लूज नहीं होती है, ठीक है। अब आपको दो पिक्चर्स दिखाते हैं। ये तो हमारे पास पिक्चर है टॉरपॉर की, जिस टाइम पे एनिमल जो है वो टॉरपॉर में गया हुआ है, और दूसरी हाइबरनैक्यूला आप देख रहे हो यहाँ पर ये ढेर सारे स्नेक्स हैं और ये अपने हाइबरनैक्यूला में क्लम्प हुए हैं, इकट्ठे रह रहे हैं ताकि इनकी सरफेस एरिया एक्सपोजर जो है एयर को वो कम से कम हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस। तो ब्रेन रेप्टाइल्स का जो है वो दूसरे वर्टिब्रेट के ब्रेन की तरह के ही पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एम्फीबियन की निस्बत थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं, और इनके साइज़ का बड़े होने की वजह से इनके जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर जो सेंस ऑफ स्मेल का एरिया होता है ना वो भी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर तौर पे स्मेल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ऑप्टिक लोब्स जो कि विजन को कंट्रोल करते हैं वो, और सेरिबेलम जो कि बॉडी के मसल्स की कोऑर्डिनेशन करवाता है, ये दोनों भी ज़्यादा एनलार्ज्ड हैं। इसकी वजह से इनके अंदर ज़्यादा विजन बेटर है और अपने विजन के ऊपर ये ज़्यादा रिलाई करते हैं शिकार करने के लिए, खाना खाने के लिए और दूसरे काम करने के लिए। और इसके अलावा इनके अंदर ज़्यादा बेटर मसल की कोऑर्डिनेशन मौजूद है। इसके अलावा सेंसरी सिस्टम इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। रेप्टिलियन सेंसरी सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी हमें पता चलती है कमीलियन की फीडिंग मेथड के हवाले से, ठीक है। पहले हम कमीलियन को चेक कर लेते हैं। दिस इज़ कमीलियन, और ये इसकी दो आइज़ हैं और ये दोनों आइज़ प्रोट्रूडिंग हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकली हुई हैं। और इसकी आइज़ जो होती हैं वो ये वाली लाल दोनों आइज़ एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करती बल्कि इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं, ठीक है। और ये घूमती हैं, स्विवलिंग करती हैं, और इंडिपेंडेंट स्विवर इनके अंदर है। और इस आई का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो और होता है, यानी कि इस साइड की सारी चीज़ें देखेगी, मोनोकुलर व्यू है, और दूसरी साइड का व्यू लेगी, ठीक है। लेकिन जब इसने फूड को खाना है, प्रे को पकड़ना है, तो तब इसकी दोनों आइज जो होती हैं वो एक इकट्ठे उस प्रे की तरफ देखती हैं ताकि पता चले कि वो प्रे जो है वो कितना फासले पर है, उस पर कैसे अटैक किया जा सकता है, और उसकी डेप्थ परसेप्शन पता चल जाती है।
ठीक है, उस टाइम पर ये दोनों आइज एक ही डायरेक्शन में देख रही होती हैं शिकार की तरफ, तो वो जो व्यू होता है उसे हम उसको बाइनोक्यूलर व्यू कहते हैं और उससे डेप्थ परसेप्शन मिलती है। अब हम इस वीडियो को चेक करते हैं कि इसमें किस तरीके से इसकी आइज की मूवमेंट होती है। अब देखें ये इंडिपेंडेंटली स्विवल कर रही है इसकी लेफ्ट आई, और ये इस साइड का व्यू ले रही है, जबकि दूसरी आई दूसरी डायरेक्शन का व्यू ले रही है। लेकिन जब एक शिकार आ जाएगा तो फिर दोनों आइज जो है वो एक ही डायरेक्शन में उस प्रे की तरफ देखेंगी और बायनोकुलर व्यू देंगी।